So hello and welcome to this past year question series for CA इंटर स्टूडेंट्स फॉर लॉ। और इसमें हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर डिपॉजिट्स फ्रॉम योर May 2018 till your last January 2021 attempt. The idea is कि जितने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हमारे को पूछे गए हैं उनमें आंसर्स आपको कैसे लिखना चाहिए और किस तरीके से आपका आंसर का प्रेजेंटेशन होगा, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। सो वी लर्न हाउ टू मेक द कंटेंट। हम एग्जाम प्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। इसके अलावा इट इज़ अ गुड वे टू असेस कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आता है कि नहीं आता, तो उन क्वेश्चंस को कवर करते हुए तो ये PYQ सीरीज आपका रहेगा। फिलहाल यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स। नेक्स्ट PYQ सेशन हमारा होगा फॉर चैप्टर नंबर 4। सो हैपहैजर्ड ऑर्डर में रहेगा, बट यस लॉ के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनका PYQ सीरीज आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the PYQ series for deposits, and the first question that we have is from May 2018 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी है। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था फॉर 6 मार्क्स। तो आप मुझे बताओ, explain the provisions for the appointment of trustee of depositors under Companies Act 2013। तो आप मुझे बताइए, ट्रस्टीज को अपॉइंट करना क्या मैंडेटरी है? आंसर इज यस, आपने ट्रस्टीज को यहां पर अपॉइंट करना है। तो कितने ट्रस्टीज को अपॉइंट करना होता है? कितने ट्रस्टीज को अपॉइंट करना होगा? हाउ मेनी ट्रस्टीज नीड्स टू बी अपॉइंटेड? एटलीस्ट वन। The company needs to appoint one or more trustees. So पहला bullet point आप यहाँ पे लिखोगे that whenever the company is accepting the deposits, right? So the company which are accepting the deposits, अब deposits दो ही section के अंदर आपका accept हो सकता है, either under section 73 और under section 76, okay? इन कंपनीज को अपॉइंट करना होगा, these companies must appoint one or more trustee, one or more trustee should be appointed। अच्छा, ये ट्रस्टीज को अपॉइंट करने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? यू नीड टू ऑब्टेन द प्रायर कंसेंट, ऑब्टेन द प्रायर रिटन कंसेंट कि आप इनको अपॉइंट करना चाहते हो और ये विलिंग है अपॉइंट होने के लिए। इसके अलावा कंपनी को ट्रस्ट डीड भी एग्जीक्यूट करना होगा, right? So the company needs to execute the trust deed, and this trust deed is to be executed, right? This trust deed is to be executed at least 7 days, at least 7 days prior to the issue of the circular। और ये आपको किस में फाइल करना होगा? ये जो ट्रस्ट डीड आपका एग्जीक्यूट होगा, दिस विल बी इन फॉर्म DPT2। ये आपको यहां पर एग्जीक्यूट करना होगा। क्या इसके अलावा आप इस ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हो? सो वंस द सर्कुलर इज इशूड, द ट्रस्टी कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा आपका दैट ट्रस्टी कैन नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर द सर्कुलर इज इशूड टिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। जब तक आपके डिपॉजिट्स रहेंगे तब तक ये आपका ट्रस्टी अपॉइंटेड रहेगा। सो टिल द एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट्स, या फिर आप यहाँ पे टर्म भी लिख सकते हो। और अगर इनको आपको रिमूव करना है तो क्या करना होगा? एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। और अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो वहां पर आपको एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट। सो एटलीस्ट
one independent director must be present. इसके अलावा क्या कुछ लोग हैं जिनको आप ट्रस्टी की तरह अपॉइंट कर सकते हो? आंसर इज नो. सो देयर इज अ प्रोविजन फॉर इन एलिजिबिलिटी ऑल्सो. अब इन एलिजिबिलिटी के अंदर आप क्या पॉइंट्स बताओगे? वो कौन लोग हैं जिनको आप ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते? वो कौन लोग हैं जिनको आप ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते? वेरी गुड, यहाँ पे आराम से कमेंट सेक्शन में आंसर भी आ रहा है. सो द डायरेक्टर्स, केएमपी, वेरी वेरी गुड, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इसके अलावा द की मैनेजरियल पर्सोनल, देन द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इसके अलावा द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. वेरी गुड. बट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, holding company, subsidiary company, associate company and also the depositors, इनको आप यहां पर अपॉइंट नहीं कर सकते. इसके अलावा अगर उस ट्रस्टी का कोई मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, इफ द पर्सन इज हैविंग मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, यहां पर सिर्फ कंपनी है, even then the person will not be eligible to be appointed. इसके अलावा if the person is indebted to the company or the holding company or the associate company or the subsidiary company or the group subsidiary company, in that case you are ineligible. और लास्ट इनएलिजिबिलिटी के लिए आता है कि अगर आपने एग्जीक्यूट किया है और इफ यू हैव एंटर्ड इनटू एनी गारंटी अरेंजमेंट, अगर आपने गारंटी अरेंजमेंट या गारंटी अग्रीमेंट, रादर अरेंजमेंट है, अगर आपने गारंटी अरेंजमेंट के अंदर आप एंटर कर चुके हो विद रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिट्स और द इंटरेस्ट टू बी पेड देयर ऑन, देन इन दैट केस आप इन एलिजिबिलिटी को अट्रैक्ट कर लोगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू बी अपॉइंटेड एज द ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स, राइट. तो ये आपका क्वेश्चन था इन मई 2018. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा इन नवंबर 2018 और ये भी 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी. तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कंपनीज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स. जल्दी से अगर आप कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट करो तो आप मुझे बताओ कौन सा सेक्शन होगा, 73 या 76? मेंबर्स का बात हो रहा है, मेंबर्स का बात हो रहा है तो 73 करेक्ट. सलोनी, मुस्कान, धवल, रौनक, चलिए करेक्ट सभी, निधि, नेमिन, सबने करेक्ट आंसर दिया. तो ये सेक्शन 73 है. इसके अलावा आपसे ये पूछ रहा है व्हाट आर द एग्जेम्पशंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो सबसे पहले आपको यहां पर ये बताना होगा दैट अगर आप मेंबर्स से डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहां पर आपको डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना होगा अंडर सेक्शन 73. एंड जो कंडीशंस है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 73 सब सेक्शन 2. तो ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा. इसके बाद में अब ध्यान रखो, यहां पर क्वेश्चन आपसे कंडीशंस के ऊपर है या प्रोसेस के ऊपर है. तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंडीशंस को लिख के आते हैं. अब होगा क्या, कंडीशंस के ऊपर अगर आप आंसर लिख के आओगे एंड द एग्जामिनर इज जेनरस तो शायद आपको थोड़े मार्क्स मिल जाए. मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, बट आपसे अगर वहां पर प्रोसेस पूछा है तो आपको यहाँ पर क्या आंसर करना होगा, यू हैव टू आंसर द स्टेप्स. आप प्रॉपर स्टेप्स वाइज इसको आंसर करोगे. तो डिपॉजिट्स को अगर मेंबर्स के साथ आपको एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू पास द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, you'll have to pass the ordinary resolution in the general meeting. इसके अलावा आपको सर्कुलर को ड्राफ्ट करना होगा. The company needs to draft the circular which is going to invite the deposits. इसके अलावा आपको और क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्कुलर है इस सर्कुलर को आरओसी को भी फाइल करना पड़ेगा. Then the company needs to file the circular to the ROC और ये आपको फाइल करना होगा एटलीस्ट
30 days prior it is issued to the members. 30 days prior it is issued to the members of the company. इसके अलावा आपको यहाँ पे सर्कुलर को मेंबर्स को इशू करने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है, और उसका नाम क्या है? यू नीड टू अपॉइंट वो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ट्रस्टीज, राइट? सो द डिपॉजिट ट्रस्टीज नीड्स टू बी अपॉइंटेड, राइट? सो ट्रस्टीज नीड्स टू बी अपॉइंटेड, और ट्रस्टीज को आपको अपॉइंट करना होगा एटलीस्ट 7 days prior to the issue of circular to members. आप मेंबर्स को इशू करो, उसके पहले आपको ट्रस्टीज को अपॉइंट करना होगा. इसके बाद में अब आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू इशू द सर्कुलर टू द मेंबर्स. अब अगर ये जो डिपॉजिट्स आपने एक्सेप्ट किया है ये सिक्योर्ड है, तो आपको यहां पर चार्ज क्रिएट करना होगा. इफ इट्स अ सिक्योर्ड डिपॉजिट तो कंपनी को यहां पर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स. और अगर ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स है तो यहां पर आपको क्लियरली मेंशन करना होगा. दिस हैज टू बी क्लियरली मेंशन्ड इन द सर्कुलर, राइट? अब आप जब सर्कुलर इशू करोगे, ये क्या बन गया आपका? इनविटेशन टू ऑफर. तब आपके पास आएगा ऑफर. ऑफर मींस द एप्लीकेशन विल बी मेड बाय द मेंबर्स, करेक्ट? द एप्लीकेशन विल बी मेड बाय मेंबर्स कि वो आपको डिपॉजिट्स देना चाहते हैं. उसके बाद आप क्या करोगे? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करोगे. हियर द कंपनी इज गोइंग टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स. और एक बार आपको यहाँ पे मेंबर्स से डिपॉजिट्स मिल गया तो क्या करना पड़ेगा आपको? यू विल हैव टू इशू द डिपॉजिट रिसिप्ट. अगर आप कमेंट सेक्शन पे जल्दी से आंसर करो, ये डिपॉजिट रिसिप्ट कितने टाइम में इशू करना होता है? हमने कल के लेक्चर में इसको कवर किया था. डिपॉजिट रिसिप्ट्स इज टू बी इशूड विद इन हाउ मेनी डेज? डिपॉजिट रिसिप्ट्स इज टू बी इशूड विद इन हाउ मेनी डेज? नहीं रौनक. करेक्ट धवल, करेक्ट. यहाँ पे आंसर आपका विद इन 21 days. विद इन 21 days फ्रॉम द रिसिप्ट और क्रेडिट ऑफ द चेक, है कि नहीं? इसके अलावा अगर आप देखो तो कंपनी को क्या क्रिएट करना होगा? कंपनी विल हैव टू क्रिएट द डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व. डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व यहां पर कंपनी को क्रिएट करना होगा, और ये कितना अमाउंट होगा? एटलीस्ट 20% of the deposits which is going to mature in the financial year. करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी डिपॉजिट्स आपके मच्योर होंगे उसके लिए. अच्छा, फिर इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और था कि व्हाट आर द एग्जेम्पशंस व्हिच आर अवेलेबल टू द प्राइवेट कंपनी. तो आप मुझे बताइए प्राइवेट कंपनी के लिए क्या एग्जेम्पशंस है? व्हाट आर द एग्जेम्पशंस व्हिच आर अवेलेबल फॉर प्राइवेट कंपनी? तो प्राइवेट कंपनी के लिए यहां पर जो लिमिट आ जाता है वो लिमिट क्या रहेगा? द लिमिट इज 100%. 100% of the paid up capital plus the free reserves plus the securities premium. इसके अलावा अगर ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्टार्टअप है, देन इनके लिए लिमिट्स क्या हो जाएगा? इनके लिए लिमिट्स रहेगा ट्वाइस द पेड अप कैपिटल और 50 crore rupees whichever is less, राइट? सो ये आपका क्वेश्चन है. अब हम आगे बढ़ते हैं नवंबर 2018 के बाद. अब ये आपके लिए क्वेश्चन है फ्रॉम मई 2019. मई 2019 आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1.
और इसी के साथ कनेक्टिंग पार्ट 2 भी है। तो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। पिछले 2 अटेम्प्ट में हमने देखा 6-6 मार्क के क्वेश्चन थे। यहाँ पर आप देखो, आपको आंसर करना है वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स के साथ में आपको रीजनिंग भी देना होगा। और यहाँ पे बताया हुआ है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट लिमिटेड may accept deposit from its member to the extent of 50 lakh if the aggregate paid up capital free reserve security premium is 50 lakh rupees। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे कि इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स। द आंसर इज ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू, करेक्ट, आंसर इज ट्रू। तो आपको यहाँ पे बताना होगा यस, द आंसर इज ट्रू or this statement is true. Why this is true? Because the limit for a private limited company accepting deposits from the members of the company is what? It is up to 100% of the paid up capital plus free reserves plus securities premium। तो ये इनके पास लिमिट है। एंड सिंस कंपनी का पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 50 लाख रुपीस है, तो वो 50 लाख रुपीस तक का डिपॉजिट्स अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकता है, राइट, देयरफॉर इट कैन। तो इस तरह से करके आप रीजनिंग दोगे। ये नहीं कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ट्रू फॉल्स लिख के छोड़ दिया, यस इट कैन। आपको लीगल रीजनिंग उसका प्रॉपर देना होगा, जो भी लीगल प्रोविजन है उसका बैकिंग दोगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास। अ गवर्नमेंट कंपनी विच इज एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 76 कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक exceeding 25% of the aggregate paid up capital free reserves and securities premium। तो इसका आंसर क्या होगा? What will be the answer for this? तो इसका आंसर है false। And why this is false? Why this is false? Because a eligible company, right, eligible company under section 76 which is a गवर्नमेंट कंपनी, उनके लिए लिमिट कितना है? उनके लिए लिमिट कितना है आपको ये भी मेंशन करना होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे सबने आंसर लिखा है 35%। 35% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व्स प्लस द सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। तो ये आपका आंसर होगा। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पूछा। तो अभी तक के अटेम्प्ट्स में आप देखो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा। इस बार आप देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये है नवंबर 2019 का। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। और आप देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, डिफाइन द टर्म डिपॉजिट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। आगे आपको ये भी पूछ रहा है दैट कमेंट विद द रेलेवेंट प्रोविजन इन द फॉलोइंग amount which is received by the company whether it will be considered as deposits or not। so if you remember हमने रूल 2 पढ़ा था, आपको याद है हमने रूल 2 पढ़ा था और जो डिपॉजिट्स का डेफिनेशन था उसके साथ में हमने बहुत डिटेल में इसको कवर किया था, राइट। तो ये अब आपको क्या आ गया, उसका एक्सप्लेनेशन आ गया और आपको इसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आंसर करना होगा कि ये डिपॉजिट है या नहीं। बट उससे भी पहले आपको यहाँ पर क्या आंसर करना है, व्हाट इज डिपॉजिट। तो आप क्या आंसर करोगे, व्हाट इज अ डिपॉजिट, व्हाट इज अ डिपॉजिट। तो जो हमेशा मैं आप लोगों को क्लास के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछता हूं वही क्वेश्चन मैं आप लोगों से अभी भी पूछूंगा, क्या डिपॉजिट को कहीं पर डिफाइन किया गया है या नहीं। इज डिपॉजिट डिफाइंड? आंसर इज यस, वेरी गुड। धवल ने यहाँ पे सेक्शन सब सेक्शन सब बता दिया, अगर नहीं भी याद हो तो भी चलेगा बट वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर आंसर इज व्हाट इज डिपॉजिट। सो डिपॉजिट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 जिसमें आपको क्या बताया हुआ है दैट डिपॉजिट मींस एनी लोन, यस और नो। डिपॉजिट्स के अंदर आपका लोन आ जाएगा, डिपॉजिट्स के अंदर आपको अगर कोई डिपॉजिट मिला है वो भी आ जाएगा, एंड इसके अलावा एनी अदर फॉर्म ऑफ मनी। लेकिन फिर डिपॉजिट्स के डेफिनेशन के अंदर एक चेंज भी आता है और वो चेंज बेसिकली क्या होता है, चेंज तो क्या, आपको डिपॉजिट्स के डेफिनेशन के अंदर ही एक पॉइंट और है जिसमें आपको क्या बताया है दैट डिपॉजिट्स, राइट, डिपॉजिट्स एक्सक्लूड्स, एक लिस्ट आपको वो प्रॉपर मिलेगा
तो आप इसको प्रॉपर इस तरह से आंसर करोगे। देखो ये तो मैंने आपको एक बहुत ही इनफॉर्मल वे में बताया, बट इन एग्जाम इफ यू आर गोइंग टू राइट, तो आप वहां पे बताओगे एनी रिसिप्ट ऑफ मनी। ये लाइन आप जरूर लिखना, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ, और फिर आप यहां पे बता दोगे बाय वे ऑफ डिपॉजिट और बाय वे ऑफ लोन, या फिर आप यहां पे बताओगे इन एनी अदर फॉर्म, इन एनी अदर फॉर्म, दिस विल बी कॉल्ड एज द डिपॉजिट। फिर आप बताओगे हावेवर रूल 2, ओके, रूल 2 ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, राइट। ये आपको क्या करता है, कुछ लिस्ट बताता है, जिन लिस्ट के लिए आपको क्या बोला हुआ है कि ये डिपॉजिट्स के डेफिनेशन में काउंट नहीं होंगे, राइट। सो ऑफ Rule 2 of Companies Acceptance of Deposit Rules 2014, it excludes certain amount of money which will not be considered as deposit. This will not be considered as deposit. अब देखो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आपको इन सब चीजों को बताना है, तो आप यहाँ पर डिटेल में मत जाओ तो भी चलेगा, लेकिन आपने अगर एग्जामिनर को इतना भी बता दिया तो भी आपका काम हो जाएगा, बिकॉज यू हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड टू द एग्जामिनर दैट यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इस तरह से एक एक्सेप्शंस का लिस्ट भी यहाँ पर बनाया गया, ये एक एक्सक्लूड्स का लिस्ट भी है। अब आप मुझे यहाँ पे इन तीनों के लिए बताओगे क्या ये डिपॉजिट है या ये डिपॉजिट नहीं है, आप बताइए whether this amount is deposit or not. So first वाले केस में आपको क्या बता रहा है, फर्स्ट केस में आपको बता रहे हैं 5 lakh rupees is raised by Rishi Limited through issue of non convertible debentures constituting not constituting a charge on the assets, मतलब ये हो गए unsecured debentures on the assets of the company, but this is listed on the recognized stock exchange as per the SEBI regulation. तो आप मुझे बताइए क्या ये डिपॉजिट है या ये डिपॉजिट नहीं है। इज दिस अ डिपॉजिट, आंसर इज नो, ये एक्सेप्शंस के लिस्ट में आता है, सो दिस इज नॉट अ डिपॉजिट, राइट। ओके, वेरी गुड। तो आप यहाँ पर आंसर करोगे इट इज नॉट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, और आप वहां पे मेंशन करोगे सिंस द डिबेंचर इज नॉन कन्वर्टेबल, it's an unsecured, however this is an listed debentures, so it is not considered as the deposit. फिर आगे आपके पास rupees 2 lakh is received from Mr. T, who is the employee of the company and who is drawing the annual salary of 1,50,000 under the contract of employment, which is in the nature of non interest bearing security deposit. अब आप मुझे बताइए क्या ये डिपॉजिट बन गया, क्या सेकंड वाला डिपॉजिट बन गया। रौनक बोल रहे हैं नॉट अ डिपॉजिट। रौनक एक बार फिर से आप चेक करो, अगर आपको मेंबर से कोई भी पैसा मिल रहा है, ये मेंबर बता रहा हूं, आपके एम्प्लॉय से अगर आपको पेमेंट मिल रहा है तो वो डिपॉजिट कब नहीं कहलाएगा, व्हेन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। दो पॉइंट था, अगर उसके एक साल का सैलरी उसको एडवांस सैलरी आपको मिले, राइट, if you are getting a deposit up to his 1 year's salary, not advance I would say, up to his annual salary प्लस नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए। तो देखो यहाँ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग तो मीट कर रहा है, बट उसका एनुअल सैलरी कितना है 1,50,000, और यहाँ पर डिपॉजिट जो एक्सेप्ट हुआ है वो कितना है, द अमाउंट एक्सेप्टेड इज 2 लाख रुपीज। सो यस, दिस इज अ डिपॉजिट। व्हाई, बिकॉज द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड इज ग्रेटर देन द एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो आपको यहां पर ये रीजनिंग भी देना होगा, ओके। फिर अगर आप देखो अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख which is received by a private company from the relative of the director, declared that the deposit is out of the gift received from his mother, तो क्या ये डिपॉजिट कहलाएगा, क्या ये डिपॉजिट कहलाएगा, आंसर इज नो, ये डिपॉजिट नहीं होगा। ये डिपॉजिट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि रिलेटिव ऑफ द प्राइवेट कंपनी अगर कंपनी को
डिपॉजिट देगा या कोई पेमेंट ये इस तरह से अमाउंट देगा, तो उसको डिक्लेरेशन करना होगा दैट दैट अमाउंट इज नॉट आउट ऑफ द बोरोइंग्स, करेक्ट? सिंस दिस अमाउंट इज नॉट आउट ऑफ द बोरोइंग्स, दिस इज आउट ऑफ द gift which is received from his mother, therefore this will not be considered as deposit. If this is out of the borrowings, then this will be considered as deposits. तो आपको यहाँ पे mention करना होगा that this amount is received out of the gift and not out of the borrowings, therefore this is considered, this will not be considered as deposits. तो आपको यहाँ पे तीनों का आंसर यहाँ पर लिखना होगा along with the reasoning. क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? ओके चलिए फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. सो नवंबर 2019 के बाद स्ट्रेट अवे हमारे पास आता है नवंबर 2020 अटेम्प्ट. और अब आप देखो अचानक से क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4A. ठीक है, और ये भी 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है. अब इसमें आप देखो क्या पूछा आपको. विकी लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. इट इज, अच्छा विकी लिमिटेड है मतलब ये पब्लिक लिमिटेड है या मतलब पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? इज इट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड? इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्योंकि वर्ड प्राइवेट यहाँ पर नहीं है. आगे बताया इट इज मैनेज्ड बाय द टीम ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स. द कंपनी हैज नॉट मेड डिफॉल्ट. Okay, very important. The company has not made a default in the payment of the statutory dues, repayment of the debenture, institutional loans with the interest. The company advertised a circular in the newspaper on 20th September 2020 inviting deposits from the members and public for the first time. The latest audited financial statements of the company revealed as on 31st March 2020 कि कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है 70 करोड़, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 20 करोड़, फ्री रिजर्व्स कितने हैं 20 करोड़ और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है कंपनी का, दिस इज 50 करोड़. ओके, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कंपनी है उसने एडवर्टाइज किया है. एडवर्टाइज क्या किया है? दो तरीके का प्लान. एक तो उन्होंने बोला है हम यहाँ पे 4 महीने के लिए डिपॉजिट लेंगे अंडर प्लान ए और 36 मंथ्स के लिए हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे अंडर प्लान बी. और क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द टर्म एलिजिबल कंपनी. और आपको यहाँ पे बताना है नेक्स्ट, calculate the maximum amount of deposit that can be accepted from the public under plan A and under plan B based on the latest audited financial statement under the provisions of the Companies Act 2013. और दूसरा आपको ये बताना है calculate the maximum amount of deposit of Wiki Limited that can be accepted from the public under plan B in case it is a wholly owned government company अंडर द प्रोविजंस ऑफ दैट. होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा. तो इसमें सबसे पहले आपको आंसर करना होगा व्हाट्स एन एलिजिबल कंपनी. तो एलिजिबल कंपनी के लिए आपको यहां पर बताना है. सो व्हाट इज एन एलिजिबल कंपनी? एलिजिबल कंपनी होने के लिए आपके क्या क्या यहाँ पे प्री कंडीशंस है? सबसे पहले तो आपको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना पड़ेगा. यू नीड टू बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो क्या ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? आंसर इज यस. इसके अलावा आपके पास यहाँ पर नेटवर्थ, द नेटवर्थ शुड बी नॉट लेस देन 100 करोड़. और यहां पर आपके पास दूसरा जो है वो आ जाता है टर्नओवर. द टर्नओवर इज नॉट लेस देन 500 करोड़. राइट. इसके अलावा कंपनी ने यहां पर क्या कर लिया हो, कंपनी ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया हो इफ जो बोरोइंग्स है दैट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, या फिर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो अगर वो उस लिमिट को ब्रीच कर रहे हो. सो दिस इज विद इन the limits, okay, and if this is beyond the limits of section 180 subsection 1 clause C, जिसमें कि कंपनी के बोरोइंग पावर्स को बताया जाता है. राइट तो ये बन जाता है आपका एलिजिबल कंपनी. और ये रेजोल्यूशन किसके लिए पास किया गया हो? फॉर एक्सेप्टिंग, राइट, द रेजोल्यूशन इज पास्ड फॉर accepting the deposits from public.
इन दिस केस आप क्या बोलोगे, द कंपनी इज एन एलिजिबल कंपनी। तो यहाँ पे अगर विकी लिमिटेड को एलिजिबल कंपनी बनना है तो ये चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी, जिसमें वो पब्लिक कंपनी तो है ही, टर्नओवर का डेटा नहीं है, बट हम नेटवर्थ निकाल सकते हैं। तो नेटवर्थ कैसे निकलेगा, हाउ डू यू कैलकुलेट नेटवर्थ, इज नेटवर्थ डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, आंसर इज यस। तो नेटवर्थ के लिए आपको यहां पर देखना होगा कंपनी का पेड अप कैपिटल, फिर आपको कंपनी का फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम को देखना होगा। तो आप देखिए कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, द पेड अप कैपिटल इज 70 करोड़, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 20 करोड़ एंड फ्री रिजर्व्स इज आल्सो 20 करोड़। सो ये हो गया आपके लिए 70 प्लस 20 प्लस 20, तो ये हो गया आपका टोटल 110 करोड़, करेक्ट। तो क्या विकी लिमिटेड एक एलिजिबल कंपनी है, क्या विकी लिमिटेड एक एलिजिबल कंपनी है? तो कमेंट सेक्शन पे आपका आंसर आ रहा है, आंसर इज यस, विकी लिमिटेड इज एन एलिजिबल कंपनी। तो आपको यहां आंसर करना होगा विकी लिमिटेड is an eligible company. And why it is an eligible company? Because one, it is a public company, and second, the net worth of the company is more than, or rather the net worth of the company is 110 crores, right? तो ये आपका आंसर यहाँ पे एलिजिबल कंपनी के लिए आ जाएगा। अब सर विकी लिमिटेड के लिए तो पूछा ही नहीं है कि वो एलिजिबल कंपनी है या नहीं है, तो सर हमने उसको क्यों डिफाइन कर दिया, यहाँ तो खाली यही पूछा है, एक्सप्लेन द टर्म एलिजिबल कंपनी। वो इसलिए क्योंकि अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें आपको पूछा गया कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक, राइट। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, सिंस विकी लिमिटेड इज एन एलिजिबल कंपनी, इट कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। अब पब्लिक से डिपॉजिट अगर इनको एक्सेप्ट करना है तो इन्होंने दो प्लान्स बनाए हैं, एक है प्लान ए जो कि कितने महीने के लिए है, 4 मंथ्स के लिए, और एक इनके पास है प्लान बी जो कि कितने के लिए है, दिस इज फॉर 36 मंथ्स। क्या यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है? तो आंसर इज यस। क्या कोई रेस्ट्रिक्शन आएगा? आंसर इज यस। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सर सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 ये यहाँ पे क्लियरली बताता है, जो कि बेसिकली एलिजिबल कंपनीज को भी फॉलो करना होगा, कि आपका जो टेन्योर है, जो आपका टेन्योर है डिपॉजिट्स का, वो कितना होगा, मिनिमम 6 मंथ्स, और वो मैक्सिमम कितना जा सकता है 36 मंथ्स के लिए। इन दिस केस ये 4 मंथ्स के लिए, तो सर यहाँ पर एक अलाउंस भी है कि अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए आपको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं तो आप लेस देन 6 मंथ्स कर सकते हो, बट दैट शुड बी एटलीस्ट 3 मंथ्स, राइट। तो आप यहाँ पे बताओगे दिस इज अलाउड, ओके, दिस इज अलाउड फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, इट इज अलाउड, बट यहाँ पर एक कैप रहेगा, और वो लिमिट कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। मतलब प्लान ए के अंडर में अगर उनको यहां पर अमाउंट को एक्सेप्ट करना है तो वो कितना करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 10% ऑफ 110 करोड़, विच इज व्हाट, विच इज योर 11 करोड़। आप इससे ज्यादा डिपॉजिट अंडर प्लान ए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ओके। अब सेकेंड पॉइंट आपके लिए क्या आ जाएगा, अंडर प्लान बी वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं फॉर 36 मंथ्स, तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप पब्लिक से एक्सेप्ट करोगे अंडर प्लान बी तो आपके लिए मैक्सिमम लिमिट कितना हो जाएगा, आपके लिए मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा 25%। सो मैक्सिमम 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये हो गया आपके लिए 25% ऑफ 110 करोड़, एंड दिस सम्स अप टू 27.5 करोड़। बट कंपनी ने ऑलरेडी 11 करोड़ का यहां पे अंडर प्लान ए लेके रखा हुआ है डिपॉजिट, राइट। सो दिस इज ऑलरेडी अंडर प्लान ए, तो आप फर्दर कितना डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, यू कैन एक्सेप्ट ओनली 16.5 करोड़ अंडर प्लान बी। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया? आपको एक साथ दोनों कैलकुलेशन करके यहां पर बताना होगा। क्या आपको ये समझा पूरा कैलकुलेशन? इज दिस कैलकुलेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
चलिए परफेक्ट, तो कमेंट सेक्शन पे सब यस लिख रहे हो, तो फिर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं जो इसी के अंदर एक सब पार्ट है। और यहाँ पर बताएं व्हाट इफ दिस विकी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर विकी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा तो उनके लिए लिमिट क्या सेट हो जाएगा, 35%, यस और नो। और फिर वो प्लान बी के अंदर अगर एक्सेप्ट करना चाहे तो वो 35% एक्सेप्ट कर सकते हैं, करेक्ट। सो अगर ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाए तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, इफ विक्की लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी देन द लिमिट will enhance from 25 to 35%, and this is going to be 35% of 110 crore, which amounts to 38.5 crore, राइट। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फर्दर आप यहाँ पे इसमें और एक्सप्लेनेशन दे के आ सकते हो कि अगर ऑलरेडी प्लान ए के अंदर इस कंपनी ने भी एक्सेप्ट किया है तो वो 11 करोड़ को हम डिडक्ट कर देंगे, अदरवाइज ये लिमिट आपके लिए रहेगा। ओके, सो मूविंग अहेड, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है जनवरी 2021 अटेम्प्ट में। जो लास्ट अटेम्प्ट है जनवरी 2021 अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 2A, और ये आपसे पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। अब अगर आप देखो तो यहां पर आपसे पूछ रहा है वो, अब ये सब आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए, ये सब आपके एनालिटिकल क्वेश्चन हो गए, आपको दिमाग चलाना है। अब आप यहां पर बताओ, RS लिमिटेड रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹50 लाख ऑन 1st June 2019 but failed to allot the shares within the prescribed time limit। तो आप मुझे बताओ शेयर्स अलॉट करने के लिए क्या टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होता है, व्हाट इज द टाइम लिमिट विच इज प्रिस्क्राइब्ड। कमेंट सेक्शन पे मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, व्हाट इज द टाइम लिमिट विच इज प्रिस्क्राइब्ड। शेयर एप्लीकेशन मनी को, अरे आज ही हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर 60 डेज, 60 डेज का टाइम पीरियड होता है। 60 डेज, 2 मंथ्स भी आप नहीं लिखोगे, यू विल राइट 60 डेज। आपके पास 60 डेज का टाइम पीरियड है। वो 60 डेज के अंदर अंदर अगर आप शेयर्स को अलॉट नहीं करते हो तो आपके पास नेक्स्ट फिर 15 डेज का टाइम पीरियड होता है, और वो 15 डेज के अंदर अंदर आपको उस अमाउंट को रिफंड करना होगा, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। तो यहाँ पर कंपनी ने 50 लाख रुपीस का एप्लीकेशन मनी लिया जिसको कि कंपनी ने अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं किया है। फर्दर वो ये बता रहा है द शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹5 लाख रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर खन्ना, अ कस्टमर ऑफ द कंपनी वाज रिफंडेड बाय वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट। तो आप मुझे बताओ ये जो रिफंड अगर आप करना चाहते हो, क्या आप बुक एडजस्टमेंट्स के थ्रू रिफंड कर सकते हो, कैन इट बी रिफंडेड थ्रू बुक एडजस्टमेंट्स, इज इट अ वैलिड रिफंड, आंसर इज नो। रिफंड मतलब आपको कैश पे करना पड़ेगा, यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो यहां पर कंपनी ने बुक एडजस्टमेंट कर दिया ऑन 30th July 2019. The company secretary of RS Limited reported to the board that the entire amount of 50 lakh rupees shall be deemed to be the deposits as on 31st July 2019, and the company is required to comply with the provisions of the Companies Act 2013 applicable to the acceptance of deposits in relation to this amount। तो आप मुझे बताओ क्या कंपनी सेक्रेटरी जो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 31st जुलाई 2019 को इस पूरे अमाउंट को डिपॉजिट्स की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको ट्रीट करना चाहिए, क्या ये डिपॉजिट बन जाएगा, आपको ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखो एक टाइमलाइन बनाओगे, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम में आप बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है। 1 जून 2019 को यहां पर कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया। यहां से अगर आप 60 डेज को देखो तो ये अमाउंट आता है 31st जुलाई 2019। यहां पे आपका 60 डेज का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। अगर आपने यहां तक अलॉट कर दिया, राइट, इफ द सिक्योरिटीज आर अलॉटेड, यहां तक आपने अलॉट कर दिया, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ द सिक्योरिटीज आर नॉट अलॉटेड देन यू विल हैव टू refund the money, okay, this amount is to be refunded within 15 days। तो अगर आपने इसको रिफंड कर दिया देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर आपने इसको रिफंड नहीं किया तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा, डिपॉजिट। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी ये बोल रहा है कि 31st
जुलाई 2019 को आप इसको डिपॉजिट की तरह एक्सेप्ट करो तो द कंटेंशन इज रॉन्ग. सो as on 31st July 2019, this will not be treated as deposit, right? This will not be treated as deposit since the company will have to refund the money within 15 days since it has failed to allot the securities within the 60 days time period, right? However, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका आंसर का क्या होगा कि ये जो बुक एडजस्टमेंट की तरह बात किया जा रहा है, दिस बुक एडजस्टमेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिफंड, राइट? तो आपके आंसर का दो पार्ट आ जाएगा. एक तो ये कि इसको डिपॉजिट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, और ये जो बुक एडजस्टमेंट है, द बुक एडजस्टमेंट is not considered as a refund. So the contention of the company secretary is not correct. आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहले आपको पूरा प्रोविजन समझाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रोविजन बताया that since the share application money was received, the allotment is to be done within 60 days. If the allotment is not done within 60 days, then the amount is to be refunded within the next 15 days. If the amount is not refunded, then this will be considered as deposits. Here in this question, the amount was received on 1st June 2016. The securities were not allotted, the shares were not allotted, therefore the amount was, it had become refundable as on 31st of July 2019, but the amount is to be refunded 15 days from here after the expiry of these 60 days. So that amount will not be considered as deposit for the next 15 days, after which if the amount is not refunded, then that amount would be considered, the application money will be considered as deposit. तो ये आपके आंसर का एक पार्ट हो गया. However, the adjustment, book adjustment done for Mr. Khanna will not be considered as the refund, because the refund should be paid. It should not be by way of any book adjustment. आप बताओ क्या ये क्लियर हो गया आप लोगों को? राइट? अगर ये क्लियर हुआ, so that's it for this lecture. Take care, bye bye, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to stay updated with every single video that I make.